तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 करके आएगा, है ना। वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्कशन होगा वर्क के बारे में, यहाँ डिस्कशन होगा एनर्जी के बारे में, और यहाँ डिस्कशन होगा पावर के बारे में। ओके, अब इसकी कंटेंट क्या है मैं आपको वो पूरी सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला कंटेंट जो हम लोग लेंगे वर्क, नेक्स्ट रहेगा आपका एनर्जी, फर्दर नेक्स्ट वर्क, एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेक्स्ट पावर, एंड नेक्स्ट कोलिजन। एनसीईआरटी में कोलिजन को इसी चैप्टर के साथ दिया हुआ है। हाउएवर आपके कई सारे रेफरेंस बुक में कोलिजन को एक अलग चैप्टर की तरह यूज़ करता है। जैसे कि एक इसके अगला चैप्टर जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें एक टॉपिक आने वाला है सेंटर ऑफ मास नाम का। तो हमने देखा है कि कई सारे रेफरेंस बुक क्या करते हैं मालूम क्या, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास दोनों को मिला के एक नया चैप्टर बना दिया उन्होंने, नेम्ड एज कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, है ना। तो भाई ऐसा है कि अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग चीज़ें होते रहती है, कोई मसला नहीं। मैंने आपको ये जो बताया है कंटेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया है, बट जो लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं है। मतलब जो मैंने अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पहले वर्क मैंने पहले लिया, फिर एनर्जी लिया, पर वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा लिया मैंने। एनसीईआरटी में सबसे पहले स्टार्टिंग ही वर्क एनर्जी थ्योरम से है, ठीक है ना। बट मेरे को ये प्रेफरेबल लगा, और काफ़ी रेफरेंस बुक में वही है प्रेफरेबल, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, तो चलता है, इसमें कोई मसला नहीं। चलिए हम अपना पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वर्क। अब इस एक अकेले छोटा सा जो दिखने वाला टॉपिक है वर्क, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आपको लग रहा होगा एकदम छटाक भर का छोटा सा, नहीं रे बेटा देख तो सही क्या क्या है उसके अंदर। ओके, इसके अंडर में हमको पढ़ना है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। फिर नेक्स्ट आएगा आपका वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। इसके नेक्स्ट आएगा आपका वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। फिर आएगा वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा आपका जो वर्क टॉपिक है उसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स आने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ओके।
इधर का कंटेंट हो गया लिखना आपका, लेफ्ट साइड का। किसी का बाकी है? तो हमारे मन का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज वर्क? जो मन में सबसे पहले सवाल आएगा, चलिए हम लोग देखेंगे। व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है? तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए? डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम लोग कहते हैं भैया कि वहां पर वर्क हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। व्हेन a force is applied on any object and it gets displaced and it gets displaced in the direction of force, work is said to be done। हम कहते हैं कि काम या वर्क हुआ है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि देखो भाई, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सरफेस पे रखा गया है, दिस इज अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, है ना, वो सरफेस पे रखा गया है, उस पर आपने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से सरक के इधर आ गया। देखो इसका ये सेंटर ऑफ मास में देखो कहाँ से कहाँ सरक गया, यहाँ सरक गया। तो हम देखेंगे भैया देखो फोर्स किधर लगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ। आप कहेंगे सर दोनों तो सेम डायरेक्शन में हुआ, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन विल बी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल। इसका जो एसआई यूनिट है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, फिर इस पे से बना सकते हैं आप। एक तो होता होगा न्यूटन मीटर, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, या फिर जूल, है ना, याद होगा आपको सीजीएस यूनिट। अगर मैं पूछूं व्हाट इज सीजीएस यूनिट, इस पे से बोल सकते हैं आप, ए भैया यहाँ और लिखने देने तो पर जूल समझेंगे तुम, है ना। तो बोले ये क्या हो सकता है, डायन, सेंटीमीटर या फिर अर्ग्स, है ना। और यू वेरी वेल नो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। और अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछ लूँ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, है ना, डायमेंशन m1 l2 t-2, ये है डायमेंशन ऑफ वर्क। आई बात समझ में। नाउ फर्दर हम जहाँ देखेंगे, इधर का हो गया नेचर ऑफ वर्क। अब अगला जो पार्ट हमारे सामने आ रहा है, दैट इज नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क, वर्क को मैं ऐसा क्लासिफाई कर सकता हूं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क
और 0 वर्क। तो हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मगर कभी कभी किसी फोर्स के कारण वो वर्क पॉजिटिव रहेगा, तो कभी कभी किसी फोर्स के कारण वो वर्क नेगेटिव रहेगा, और कभी कभार तो वो 0 भी हो सकता है। बोले ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबसे पहला हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूं कि ये अगेन एक ब्लॉक था जो किसी सरफेस पे रखा गया था, उसको फोर्स लगा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, या फिर देखो 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 देखो, ब्लॉक है, फोर्स है वेक्टर एफ, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है? एंगल थीटा बनाता है। तो मैं यहां पर फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं, एक आएगा एफ कॉस थीटा और एक आएगा एफ साइन थीटा। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को आगे सरकाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा उसको आगे सरका रहा क्या? नहीं, वो तो उसको ऊपर उठा रहा। अगर किसी चीज को मैं ऐसे ऊपर उठाऊंगा तो क्या वो आगे सरक जाएगा क्या? नहीं ना। अगर वो आगे सरक रहा है तो वो किसी और फोर्स के कारण सरक रहा है, ये तुम्हारे ऊपर उठाने की वजह से नहीं सरक रहा। तो पॉइंट इज, यहां हम लोग नोटिस ये करेंगे कि भाई यहां पर जो एफ है उसका जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है आपके मोशन के लिए। तो मैं बोलूंगा इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा? एक तो एफ इंटू एस या फिर एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो जब भी कोई फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ जाए, भाई मेरी बात को अच्छे से सुनो, गौर से सुनो, क्या बोला मैंने? फोर्स, जब भी कभी कोई फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में आएगा? डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पर वर्क जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो मैं यहां लिखूंगा इफ एनी फोर्स और इट्स कंपोनेंट lies in the direction of force, then lies in the direction of displacement, then work is said टू बी पॉजिटिव। तो वर्क को पॉजिटिव लिखा जाता है, कहा जाता है। अगरचे कोई फोर्स या फिर उसका कंपोनेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आता है, तो भैया हम कहते हैं कि वो जो फोर्स रहेगा, उस फोर्स की वजह से जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, आप इमेजिन करिए कि एक ब्लॉक है, उसको सरफेस पे रखा गया है, उसको फोर्स लग रहा है कोई तो भी इधर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको ये लोग सोच रहे होंगे अरे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हुआ? ये पॉसिबल ही नहीं है। भाई देखो दो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप सरकाते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को सरकाते हुए लेके जाते हैं, तो सिर्फ उसको एक ही फोर्स थोड़ी लगता है, तो बहुत सारे फोर्स लगते हैं, है ना। मान ले कि भाई मैं एक डब्बा रखा है यहाँ पे और उसको खींचते हुए लेके जा रहा हूँ, है ना। मेरे फोर्स का कंपोनेंट उसको खींच रहा है ऐसा, है ना। तो क्या उसके अलावा कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, है ना। फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, 4 फोर्सेस लग रहे हैं इसको। एक 5वां भी आ जाता है, एयर रेजिस्टेंस, है ना। एयर रेजिस्टेंस भी है भाई, 5 फोर्सेस लग रहे हैं।
अब तुम भाई बताओ, इसमें तुमको नहीं लगता एयर रेजिस्टेंस को मार गोली थोड़ी देर के लिए, क्या कंफ्यूज करो अभी का, देखो नहीं लगता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा, देखो उधर खींच रहा, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो भाई जब मैं इसको इधर ऐसा खींच के लेके आ रहा हूँ तो मेरे फोर्स का कंपोनेंट, मेरे अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट डब्बे को इधर खींच रहा, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा, अपोज कर रहा, उधर फोर्स लगा के, है ना। तो भैया हम कहेंगे कि ऐसे मामले में अगर फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, बोलो भैया क्या क्या, फोर्स, अरे बोल क्या, फोर्स या फिर उसका कंपोनेंट कहाँ आएगा, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझा, ठीक है। तो मैं कहूँगा इफ फोर्स और इट्स कंपोनेंट lies in the opposite direction of displacement, work is said to be negative, work is said to be negative। अगर फोर्स या उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो भैया उसके कारण जो वर्क रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। वेयर एज इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और फोर्स आया है टू द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देन व्हाट अबाउट द वर्क नाउ, क्या लगता है वर्क क्या रहेगा, जीरो, है ना। बोले क्यों ऐसा, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है, बेसिक फॉर्मूला है। हमको वो फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ है। मैं बोलूँगा भैया डिस्प्लेस फोर्स तो पूरा वाई एक्सिस पे है, जो चीज़ पूरी वाई एक्सिस पे है उसका ज़रा सा भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे नहीं होता। तो भैया जो फोर्स आपके वाई एक्सिस पे लग रहा है उसका असर एक्स एक्सिस पे ज़ीरो रहेगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि भैया सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, तो मैं यहाँ बोलूँगा वर्क जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर अगर वर्क पॉजिटिव है, किसी फोर्स के कारण वर्क पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस फोर्स ने वर्क होने में मदद किया है, उसके वजह से वर्क हुआ है, उसकी वजह से वो आगे सरका है ना। और अगर मान लो किसी फोर्स के वजह से, है ना, वर्क आपका निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, उसने हमारी मदद नहीं किया, उसने काढ़ा किया, मतलब अपोज किया, उसने हमारे मोशन को, या भी कहा जाएगा वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, हमारी एनर्जी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, लूज कर रहा है वो, है ना। और कुछ कुछ फोर्स लगते हैं ऑब्जेक्ट पर, मगर उसकी वजह से वर्क जीरो होता है। जैसे मान लो तुमने बोला चलो वो टेबल को उठा के उधर रखो, दो ईमानदार व्यक्ति एक आगे एक पीछे उसको बराबर उसको ले जा रहे हैं, अब कुछ बंदे आए थे उसको ऐसा उंगली लगाने के लिए, हाँ चलो चलो होता है ना, करते हैं ना, फैमिली में तो अक्सर होता है कुछ काम करना रहा, दिखाने का रहा कि मैं काम कर रहा हूँ, हाँ चलो, हाँ ये इसको बराबर कर, हाँ वो उसको ऐसा कर वैसा कर, डायरेक्टर बोलते इसको अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि भैया कोई भी चीज़ पर ऊपर परपेंड, अबे तू ऊपर लगा के क्या कर रहा है, उसको ऊपर थोड़ी ले जा रहे हैं, अपन आगे ले जा रहे हैं ना, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है यहाँ पर कि अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो वो क्या रहता है, उसके करंट वर्क जीरो रहता। वैसे एक चीज़ जो मुझे पहले बताना चाहिए थी कि वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि, है ना, जनरल फॉर्मूला वर्क का होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस, या जिसको अपन लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। अगर आपने लिखने की शुरुआत लिख चुके होंगे, नोट करके लिख दो आगे, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मेरे से मिस हो गया। वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा इंटू एस, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं ना कि फोर्स का डायरेक्शन, अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन, इमेजिन कर लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता, 1, कॉस जीरो क्या होता, 1। तो भाई एफ एस हो जाएगा फॉर्मूला जो पहले लिखा था मैंने। और अगर थीटा का कुछ और डायरेक्शन है या कुछ और एंगल है, डाल दो वहाँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था ना।
अब एफ ऑपोजिट था तो मैं बोलूँगा कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा, ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आ जाएगा, है ना। और वो इंडिकेट करता कि भैया ये तुम्हारा ये जो फोर्स है ना इसकी वजह से वर्क है ना मदद नहीं कर रहा, वो अपोज कर रहा है वर्क को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये बेसिक है, मुझे ये लिखना चाहिए था पहले, बट कोई बात नहीं, अभी लिख डालो आप, है ना। नीचे बेसिक फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला लिख देना, जनरल फार्मूला बेसिक फार्मूला फॉर वर्क एफ कॉस थीटा इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मसला ही नहीं, एफ इंटू एस। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगाओ, या तुमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं मालूम तब भी वही फॉर्मूला बताओ लगाओ, है ना। मगर तुमको मालूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट एफ इंटू एस। समझ में आ रही ना बात। ये लागू कब होता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है या फिर तुमको उसके बारे में मालूम नहीं है और तुमको क्लियर कट पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, तो जबरदस्ती का कॉस थीटा लिखने में इंक का को वेस्ट कर रहे हैं। तुमको मालूम है भाई वैसे भी वो वैल्यू कॉस 0 होकर 1 ही होने वाली है, चुपचाप एफ एस लिख दो, होगा काम खत्म, है ना। चलो चलिए बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा, एकदम बढ़ाते जाऊंगा फिर लेवल। A force of 10 Newton is applied on an object which gets displaced in the direction of force by 5 meters, comma, the work done in this process should be। बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन है मगर शुरुआत तो करना है, आसान से धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है भैया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताओगे भाई, 5 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत है ना। और कहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अरे तो वहीं मामला खत्म हो गया भाई, इतना काहे को टेंशन दे रहे हो। एफ इंटू एस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 50 जूल, है ना। मन में लड्डू फूट रहा होगा भाई, अल्लाह करे कि भैया फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आया करे, है ना। बट रियलिटी इज डिफरेंट, है ना। क्या होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अभी देखो ना, धीरे धीरे चलने तो दो आगे, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के फ़र्क मालूम पड़ते जाएंगे। अब कई जगह क्या होता है मालूम क्या, इस टाइप की इस लेवल के क्वेश्चंस करा देते हैं और भारी भरकम लेवल तुम पे छोड़ देते हैं, कर लेना, डाउट रहा तो पूछ लेना। वो बंदा अलग बात है, वो मिलता नहीं डाउट सॉल्व करने के लिए कभी वे घूमते रहो उसके पीछे आगे पीछे, फिर तुम पढ़ते नहीं, घर से कुछ करके लाते ही नहीं वो ऐसा मामला हो जाता फिर कई बार।
चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए इधर। A lawn roller has been pushed by a gardener through a distance of 30 meters, full stop. What will be the work done by him? Comma, if he applies a force of 30 kilogram weight in the direction of incline at 60 degree to the ground, at 60 degree to the ground, question mark. तो देखो भाई आप क्या मामला है, लॉन रोलर किसको बोलते हैं? वो घास काटने की मशीन आती है, यूं ढकेल ले जाते उसको, है कि? अब देखो अगर वो घास काटने की मशीन को अगर आप इमेजिन करेंगे तो देखो नीचे से वो कटर रोलर रहता, ये सरफेस है अर्थ सरफेस, और फिर यहाँ हैंडल रहेगा आपका पुश करने का, और आप इसको ऐसा लेके जा रहे हैं ना। आप जो फोर्स लगाते हो वो फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, आया ना? आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और अब ऐसा है कि उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटो, है ना? दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, एक ये कंपोनेंट आएगा Fx और एक नीचे आएगा Fy। सबसे पहले तो एंगल थीटा किसको लगेगा वो देखना जरूरी है। देखो उसने जो एंगल दिया है फोर्स का, किसके साथ दिया उसने? ग्राउंड के साथ में, है ना? मतलब देखो फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, ग्राउंड ऐसा है, तो ये एंगल दिया उसने तुमको, इजंट इट? आया ना? ये एंगल दिया ना ग्राउंड का और फोर्स के बीच में का। तो अगर ये एंगल थीटा है तो तुमको नहीं लगता बाय एडजेसेंट एंगल थ्योरम ये थीटा होगा, है ना? ये समझ रहा ना सबको? अब ऐसा है, फिर बताओ एफ कॉस थीटा कौन सा वाला बनेगा? एफ एक्स बनेगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, हाँ या ना? है कि? अब हम बोलेंगे ठीक है भाई देख, हमने बोला फोर्स एफ एस कॉस थीटा इधर एक्स एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट मान लो उसका एक्स एक्सिस पे हुआ, कितना हुआ रे भाई? 30 मीटर्स, ठीक है। वर्क डन क्या रहेगा? तो वर्क डन जो रहेगा भैया वही आपका एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ कितना है आपका, कितना लगा है आपने फोर्स? हाँ ये देखो फोर्स क्या है, जो फोर्स है ना वो किलोग्राम वेट में, फोर्स कितना है? 30 किलोग्राम वेट। अपने को कैलकुलेशन के लिए उसको काय में चाहिए? न्यूटन में। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेशन में हम उसको कभी कभी 10 ले सकते हैं, 9.8 को क्या ले सकते हैं? 10 अप्रोक्सीमेशन में, जिसको आप क्या कहेंगे? 300 न्यूटन। अगर क्वेश्चन में, सुन लो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में कहीं 9.8 लिखा हुआ है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g की वैल्यू आपको 10 नहीं 9.8 लेके सॉल्व करना है। समझ में आया ना? फिर भी आप चीटिंग कर सकते, हर जगह नहीं,
90% टाइम फिर भी चीटिंग कर सकते। बोले क्या, मैं फिर भी 10 में सॉल्व करूँगा। सॉल्व करो और देखो एग्जैक्ट वो आंसर तो मिलने का नहीं, मगर उससे नियरेस्ट आंसर कौन सा है वो देख लो, है ना। मगर कभी हमेशा ये सही नहीं होता। जैसे कभी कभार मान लो कुछ चीज़ों को कंपेयर करना है आपको, है ना। तुमको मान लो एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स वर्क डन बोला 9.6 जूल, 19.6 जूल, वर्क बोला 19.6 जूल, और मान लो फोर्स बोला उसने 9.8 मान लो उसने फोर्स बोल दिया 2 किलोग्राम वेट, 2 नहीं, जरा 2 अच्छा नहीं रहेगा, 7 लिख लेता मैं, 7 किलोग्राम वेट उसने बोल दिया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कुछ 10 मीटर ऐसा बोल दिया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला उसने मान लो। तो तुम बोलेंगे भाई अच्छा ठीक है अब क्या करूँ, बोले किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। नहीं, इस बार बेवकूफ़ी कर दी तुमने। क्यों बेवकूफ़ी की है? अरे इसको अगर तुम 9.8 डालते ना, ये डायरेक्ट कटता था 2 से, है कि नहीं। तो भाई बोलते हैं दिमाग के सारे ढक्कन चालू रखना पड़ता। यही तो बात फिजिक्स है भाई, सबके बस की बात नहीं है ना। हर न्यूरॉन सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं यहाँ से, फिजिक्स से। ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो वैसा, फिर वैसा रहा तो ऐसा, समझे। तो भाई देखो भाई बात ऐसी चल रही, फोर्स कितना लगाया तुमने 300 न्यूटन, एंगल कितने का है 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 मीटर्स। बहुत अच्छी बात है। 300 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 कितना होता है 1/2, 30, 3 3 9, यानी हो जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 4500 जूल्स, 4500 जूल्स। Next, a body moves a distance of 10 meters along a straight line under an action of 5 Newton force, full stop. If work done is 25 joule, comma, then find the angle between the force and direction of motion of the body, direction of motion of the body. चलो देखो क्या क्या है, लिस्ट बनाओ। एक बॉडी है जो 10 मीटर मूव करती है स्ट्रेट लाइन में
5 न्यूटन के फोर्स के वजह से। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर्स का। कितने फोर्स के वजह से? ठीक है। वर्क कितना हुआ? क्या पूछा है तुमसे? एंगल कितना होगा वो पूछा हुआ है। वेरी सिंपल, वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं Fs cos थीटा। वर्क तुमको दिया गया है 25, फोर्स दिया गया है 5, ये दिया गया है 10 और ये हुआ cos ऑफ थीटा। देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 25/50 यानी कि 1/2। देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। वेरी गुड। cos 60 1/2 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट। क्या हो? समझा नहीं क्या? हाँ वो एंगल रहता। डायरेक्शन फिर वो अगर कोई दिया हुआ है तुमको, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है, इन दैट फिर अलग होता है वो, मगर जनरली 90% डायरेक्शन का मतलब ऐसे सिचुएशन में एंगल होता। चलो a block of mass 2 kilogram is pulled by a force F equals to 40 Newton upwards through a height h equals to 2 meters. Full stop. Find the work done on the block by the applied force capital F and its weight. वेट का मतलब कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। फुल स्टॉप। तो कहाँ रुके? हाँ तो एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है, उसे ऊपर ले जाया जा रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, ये मास m पकड़ लो थोड़ी देर के लिए। फोर्स F इक्वल्स टू कितना है? 40 न्यूटन ऊपर लगाया गया, जिसके कारण ब्लॉक ऊपर की तरफ सरक गया। कितना? 2 मीटर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ। डिस्प्लेसमेंट को h से बोलेंगे। और देखो इसके अलावा इस पर एक और फोर्स लग रहा है, वो इसका वजन, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने जो वर्क पूछा है दोनों फोर्सेस के कारण पूछा है ना, दोनों फोर्सेस के कारण। अप्लाइड फोर्स कैपिटल F और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो तो मैं यहाँ लिखूंगा
वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ जीरो, है ना, सेम डायरेक्शन में है ना वो, तो इसीलिए जीरो। डिस्प्लेसमेंट को इस बार एच से बोला, ऊपर वाली हाइट को एच या वाई बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट को। अगर ऐसा कोई ऊपर जा रहा ना तो डिस्प्लेसमेंट को एच नहीं तो वाई से, फर्क नहीं पड़ता, तुम एच भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर चलाना है। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर्स 1, यानी कि कितना हो गया 80 जूल्स। ये हो गया तुम्हारा पहला जवाब, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 डिग्री। बोले 180 क्यों, बोलो बोलो 180 क्यों, अरे बोलो ऑपोजिट डायरेक्शन ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स म्हणजे काय है mg इंटू एच इंटू -1। mg कितना है, मास कितना है 2 किलोग्राम, g को 10 पकड़ लो, h कितना है 2, तो ही है ना, -1 यानी कितना -40 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा देखो, अगर ये पूछता वर्क नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन, तो क्या करते थे आप, नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते थे। नेट फोर्स क्या होता 40 माइनस 20 जो कि क्या हो जाएगा 20, है ना, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि 40 जूल आएगा, या फिर इन दोनों को ऐड कर डालो, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 80 प्लस -40 कुल मिला के क्या हो जाएगा फिर 40 जूल। समझा ना, ये बात याद रखना। वर्क डन 3 टाइप के, मतलब 2 टाइप के, एक है वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस और एक होता है नेट वर्क डन। नेट वर्क डन में सभी फोर्सेस का क्या लेना पड़ता है, टोटल, सभी फोर्सेस का क्या करना पड़ता है, टोटल लेना पड़ता है और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझा ना, नेट वर्क डन में सभी फोर्सेस का क्या लेना पड़ता है, टोटल, और उसे डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, a 10 kilogram block placed on a rough horizontal floor is being pulled by a constant force 15 Newton. Full stop. Coefficient of kinetic friction between block and floor is 0.4. Full stop. Find work done by each individual force on the block over
displacement of 5 meters over displacement of 5 meters। तो एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि रखा गया है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और उसे 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। तो देखो भाई, ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक, इसे खींचा जा रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से। फ्लोर इज 0.4 और उस पर ऑफकोर्स लग रहा हूँ इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके अलावा वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसने पूछा है भाई पता लगाओ सभी फोर्सेस के कारण वर्क डन क्या होगा, सभी फोर्सेस के कारण। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 5 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए एक एक करके निकालते हैं सब। सबसे पहला वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वो होगा एफ एस कॉस 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। फोर्स कितने का है? 50 का है। डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 5 का है। तो क्या हो जाएगा? 250 जूल्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 180 डिग्री। तुम डायरेक्ट माइनस एफ एस भी डाल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इसका माइनस है कॉस 180 का, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg के बराबर होगा इंटू एस। 0.4, मास कितना है? 10, 10, 5, ये 4, ये 50, कितना हो जाएगा ये? 200 जूल, माइनस 200 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस 200 जूल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आया समझ में? माइनस 200 जूल। अब फर्दर इधर का हो चुका है, क्वेश्चन लिखना। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 90, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे है? नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो कॉस ऑफ 90 वैल्यू डालने की जरूरत नहीं। आंसर क्या आ रहा? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि mg, डिस्प्लेसमेंट ये भी कॉस 90, ये भी एंगल देखना 90 डिग्री नहीं है कि बीच का, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में? लिख लीजिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, कल डिस्कस करूंगा, मगर आप कल मेरे डिस्कस करने से पहले ट्राई करिए इसको। ट्राई करना, थोड़ा जेई ओरिएंटेड क्वेश्चन है। टू अनइक्वल masses of 1 kilogram and 2 kilogram are attached at the two ends of light inextensible string passing over
a smooth pulley as shown in figure. Full stop. If the system is released from rest, comma, find work done by string, on both the blocks in 1 second. और डायग्राम जो दिया गया है आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है. वन किलोग्राम 2 किलोग्राम. ठीक है, हिंट दूंगा, पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो उससे, s = हाफ ऑफ AT स्क्वायर से, टेंशन की वैल्यूज़ निकालो, पता लगा, ट्राई करके देखना.